हेलो गुड आफ्टरनून। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसमें ट्रांसफार्मर। जैसा कि हम लोग पहले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं मैग्नेटिक सर्किट के बारे में, ठीक है। तो आज हम लोग इसमें स्टार्ट करेंगे आगे ट्रांसफार्मर। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे ट्रांसफार्मर में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग ये देखेंगे हाउ टू ड्रा फेज़र डायग्राम, ठीक है। क्योंकि अगर फेज़र डायग्राम अगर हम लोगों को आ गया समझ में तो हम लोग ईजिली आराम से हमारे पास मशीन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर हम लोगों को फेज़र ड्रॉ करना आ गया तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ें हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। यानी उसका जो सर्किट का एक्सप्लेनेशन होगा वो हम लोगों को अच्छी तरीके से हम लोगों को आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में, और उसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, सिंपल हम लोग पहले देखेंगे ट्रांसफार्मर। इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे ये देख लेते हैं। इसके अंदर हम लोग इसका ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन के बाद इसमें कैसे इसका हम लोग फेजर बनाते हैं, फेजर डायग्राम देखेंगे, ठीक है। फेजर डायग्राम किस पे देखेंगे, नो लोड पे देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ इतना देखेंगे, फेजर डायग्राम इसका नो लोड पे देखेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर में हम लोग इसमें लोड पे हम लोग तब देखेंगे क्योंकि उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉसेस भी लेके चलेंगे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे इसमें, और एक काम करेंगे, जो भी हम लोग ट्रांसफार्मर का एक्शन करेंगे वो हम लोग कैसे करेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर के ऊपर करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गई होगी कि इसमें हम लोग क्या क्या हम लोग इसमें अंदर देखेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर हमारा एक्चुअली होता क्यों है। अगर ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ गया कि ट्रांसफार्मर हमारा होता क्या है और ये हमारा किस लिए बनाया गया था, रैंडम बन गया था कि इसकी नीड पड़ी थी तब ये हम लोगों को बनाया गया था, तो हम लोगों को क्या होगा, अच्छे से बात समझ में आएगी। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा 1 मिनट लगेगा। इसकी पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी थ्योरी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि इसकी ज़रूरत कैसे पड़ गई, थोड़ा हिस्ट्री में जाके देखेंगे, ठीक है। तो हुआ क्या था उस समय जब एडिसन जो हमारे आए थे, तो उन्होंने क्या किया था, जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी वो किस में बनाई थी, उन्होंने डीसी में बनाई थी, ठीक है। अब डीसी में बनाई थी तो इस डीसी में हमारे पास एडवांटेज भी बहुत सारे हो जाते हैं। क्या हो जाता है, सबसे पहला एडवांटेज हमारा क्या हो जाता है कि हमारे पास लॉसेस नहीं होते हैं, उसमें लॉसेस नहीं होते हैं, तो यही सबसे बढ़िया हमको मिल जाता है। और डीसी को और क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हम लोग क्या करते हैं, सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास लॉसेस कम होते हैं एसी की तुलना में। ये भी हम लोगों को बढ़िया एक एडवांटेज मिल गया। बट डीसी में हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही थी, इसको अच्छे से समझते हैं तब हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में जब ट्रांसफार्मर हमारा आया, क्यों आया, ठीक है। जब क्या हुआ हमारे पास, जब फैराडे आए, निकोला टेस्ला, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एसी सिस्टम ला दिया। अब इनका एसी सिस्टम आ गया, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था हमारे पास डीसी सिस्टम। अब ये एसी सिस्टम आ गया, इसको अब इनको प्रूव भी करना था कि एसी सिस्टम हमारा बहुत ही अच्छा है। अब इन्होंने कैसे प्रूव किया, इसको हम लोग देखते हैं। पहले क्या होता था, जैसे हमारे पास ये जनरेटिंग स्टेशन हो गया, ठीक है, यानी कि पावर हाउस हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, एक ये हमारे पास क्या लगी हुई है, इंडस्ट्री लगी हुई है। ये क्या है, टाउनशिप है, ठीक है, टाउनशिप बनी हुई है। और भी मतलब XYZ, एक्स लोड हो गया, वाई लोड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से ये आप देखिए, क्योंकि इसकी डिस्टेंस सपोज मान लीजिए आपने कितनी मान ली, 10 किलोमीटर इंडस्ट्री की, ठीक है। यहाँ से कितनी मान ली, इन्होंने डिस्टेंस ले ली 115 किलोमीटर। यहाँ से इसकी डिस्टेंस होगी 7.5 किलोमीटर ले लिया, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से इन्होंने डिस्टेंस ले ली 25 किलोमीटर। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इनका जो वेरिएशन है 10 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है, 25 किलोमीटर है, 7.5 किलोमीटर है। अब आप लोगों को ये पता है कि जनरेटिंग स्टेशन पे जो हमारा जनरेटर होता है, यानी कि उस समय क्या होता है, डीसी से जनरेट करते होंगे, ठीक है। सिंक्रोनस आ गया था तो हमारा एसी हो रहा था, तो क्या हुआ, डीसी से जनरेट कर बहुत ज़्यादा कितना कर रहे होंगे, 11 kV हमारा क्या कर रहे होंगे, जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है। 11 kV क्या कर रहे होंगे, जनरेट कर रहे होंगे। सपोज इंडस्ट्री को हमारे पास कितना चाहिए होगा, 33 kV चाहिए होगा। इसको टाउनशिप को कितना चाहिए होगा, 440 kV चाहिए होगा। इसको कितना चाहिए होगा, कुछ भी मान लीजिए 6.66 kV चाहिए होगा। इसको चाहिए होगा 11 kV चाहिए होगा।
अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि जितने भी हमारे पास ये जो बने हुए थे, जहाँ पे हम लोगों को लोड सप्लाई हम लोगों को देनी थी, ये डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग के बने हुए थे। देख पा रहे होंगे 33 kV, 440 kV, 66 kV और 11 kV। अब ये डिफरेंट डिफरेंट लोड के लिए यहाँ पर क्या हो रहा था, जनरेटर हमारे पास कितना बना हुआ था, एक बना हुआ था। सपोज़ ये 11 kV का, इसने तो 11 kV इसको क्या किया, तब वो भी आराम से इसको सप्लाई प्रोवाइड करा दी। अब 11 kV से 66 kV जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका कितना है, 6 टाइम्स है, ठीक है। अब ये 66 kV इसको कैसे देगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। यानी कि हमारा DC इस मामले में क्या हुआ था, हमारा फेल हो गया था। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जैसे 66 kV के लिए तो अलग उन्होंने जनरेटर का उन लोगों को सेटअप लगाना पड़ा होगा, ठीक है। 33 kV के लिए ये इससे कितना है, 3 टाइम्स है, तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा होगा, अलग सेटअप उन लोगों को लगाना पड़ा होगा। तो यानी DC में देख रहे हो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास क्रिएट होती जा रही है। तो इसी को ही मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो हमारे निकोला टेस्ला थे, उन्होंने क्या किया कि हम लोग एक ऐसी डिवाइस बना लें कि जैसे सपोज़ हमारे पास, हम लोग ऐसी एक डिवाइस बना लें कि ये हमारे पास, जैसे उन्होंने 11 kV को हमारे पास क्या किया, जनरेट किया, ठीक है। इस डिवाइस में एंटर किया, ऐसे उन्होंने क्या किया, डिवाइस जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, ट्रांसफार्मर बोल दिया। अब यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे थे कि इसको यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एंट्री कराया। अब जैसे उन्हें कितना चाहिए था, 33 kV चाहिए था, तो उन्होंने कैसा यहाँ से ले लिया, 33 kV ले लिया। कैसे ले लिया, उन्होंने क्या कर लिया, इसको स्टेप अप कर लिया और हमारे पास 33 kV उन्होंने ले लिया, ठीक है। 66 kV चाहिए था, 66 kV ले लिया, ठीक है। ऐसे करके जो भी उन्हें चाहिए था उन्होंने अपना ले लिया। 33 kV चाहिए था, उन्होंने 33 kV ले लिया। ऐसे करके जो भी उन्हें जितना भी सक्षम था उन्होंने ले लिया। अब ये जो डिवाइस बनाई गई, ये उनसे डिवाइस जो बनी, तो यानी आप देख पा रहे होगे AC सिस्टम आ गया। तो यानी क्या हो गया, हमारे पास जितनी भी हमारे पास ज़रूरतें थी वो हमारी क्या हो रही, फुलफिल होती जा रही थी। यानी एक ही जनरेटिंग स्टेशन से, यानी हम लोग यहाँ पर क्या कर दें, AC को जनरेट कर दें। किससे जनरेट करते हैं, सिंक्रोनस से, सिंक्रोनस जनरेटर से। सिंक्रोनस जनरेटर से हम लोग क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। सिंक्रोनस जनरेटर से जनरेट करके इसको हम लोग क्या कर देते हैं, स्टेप अब ट्रांसफार्मर लगा दिया। अगर हम लोगों को ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, कम चाहिए, 11 kV से कम चाहिए, यानी 440 वोल्ट चाहिए, तो क्या किया, स्टेप डाउन कर दिया। तो ऐसे हम लोग अपने अकॉर्डिंग, ज़्यादा चाहिए स्टेप अप, कम चाहिए स्टेप डाउन लगा के हम लोग वोल्टेज को या हम लोग आसानी से अपने अकॉर्डिंग उसको दे सकते थे। तो इस वजह से हमारा क्या हुआ, ट्रांसफार्मर हमारा डिज़ाइन हुआ। और यही कारण है कि हम लोग जितनी भी ट्रांसमिशन लाइंस यूज करते हैं वो हम लोग DC करते हैं, और जो हम लोग, क्योंकि उसमें लॉसेस नहीं होता, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जो हम लोग जनरेटिंग स्टेशन पे, यही कारण है कि जनरेटिंग स्टेशन पे हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करते हैं, जो कि हमारी क्या होती है, फर्दर अपने अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टेप और स्टेप डाउन करते हैं, ठीक है। जैसी हमारी कंज्यूमर की नीड होती है, लोड पे हमें चाहिए होती है। आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर हमारा कितना अहम रोल प्ले करता है इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। बिना ट्रांसफार्मर के हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये ट्रांसफार्मर हमारा डिज़ाइन हुआ, या कहिए ये हिस्ट्री मुझे लगती है इस वजह से डिज़ाइन हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो हमारा सिलेबस में है, एक्चुअली हम लोगों को ट्रांसफार्मर में क्या करना है। तो सिलेबस में हम लोगों को क्या करना है, ट्रांसफार्मर में फेजर वगैरह हम लोगों को देखना है, उसको हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ते चलते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो एक चीज़ हम लोगों को समझ में आ गई, ट्रांसफार्मर क्या है। अब ट्रांसफार्मर में एक्चुअली होता क्या है, अगर हम लोगों को फेजर आ गया तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर। सपोज ये हमारे पास एक कोर है। पहले आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर का सिंपल हम लोग फेजर डायग्राम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे उसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। ये हमारे पास क्या होगी, कोर होगी। ये इसमें क्या होगी, हमारे पास वाइंडिंग होगी। यहाँ पे हम लोगों ने AC सप्लाई दे दी। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन AC सप्लाई, ये आपको अंडरस्टूड होगा, प्लस माइनस, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने इसमें AC सप्लाई दे दी, यानी कि हम लोगों ने क्या दे दिया, वोल्टेज लगा दिया। इसके अंदर क्या होगा, एक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अभी हम लोग बात करेंगे कैसे होगा। ये हमारे पास क्या आएगा, फ्लक्स आएगा, ठीक है। इसमें एक हमारे पास करंट आएगी जिसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग करंट I5, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो रहा,
फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा। अभी सेकेंडरी साइड पे हमारे पास कुछ नहीं है, सिंपल हम लोग एक रिएक्टर मान के चल रहे हैं। रिएक्टर क्या होता है, जो कि हमारा क्या होता है, कॉइल होती है यानी इंडक्टर, ठीक है। अभी हम लोग सिंपल रिएक्टर मान के चल रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, और इसको हम लोग एक और कंसीडर करके चलते हैं। ये हमारा कैसा है, आइडियल है। अब आइडियल है, इसकी क्या खासियत होती है इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने बोल दिया ट्रांसफार्मर के केस में आइडियल कोई चीज़ लेके चलिए। अब ये आइडियल है, इसके बारे में हम लोग कुछ चीज़ें मान के चलते हैं। तो आइडियल का मतलब हो गया, फर्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, आइडियल मतलब हो गया कॉइल रेजिस्टेंस। कॉइल रेजिस्टेंस ये कैसा होगा हमारा, जीरो। अब ये कॉइल रेजिस्टेंस क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये कॉइल है, सपोज ये हमारे पास आयरन है, इस पर हम लोगों ने क्या किया, एक कॉइल लपेट दी, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, सप्लाई दे दी। अब इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगी। तो ये हमारे पास जो कॉइल है, तो इसका भी तो कोई ना कोई हमारे पास रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं इसको कॉइल रेजिस्टेंस। इस पर आएगा ये सपोज RC, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, कॉइल रेजिस्टेंस, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए और क्या होता है हमारे पास आइडियल में, आयरन लॉस एज्यूम जीरो। आयरन लॉस एज्यूम जीरो। आयरन लॉस क्यों हम लोगों ने एज्यूम जीरो कर लिया, क्योंकि हमारे पास कॉइल रेजिस्टेंस है ही नहीं। अब आयरन लॉस कैसे आएगा, I²R। जब हमारे पास रेजिस्टेंस ही जीरो है तो करंट फ्लो होगी, तो हमारे पास लॉसेस क्या आ जाएगा, जीरो, आयरन लॉस या PI, ठीक है। जो इसकी आयरन बनी हुई, तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ हम लोग ये मान के चलते हैं, जो मैग्नेटाइजिंग कर्व इसमें जो बनता है, अभी हम लोग आगे उसमें बात करेंगे मैग्नेटाइजिंग कर्व क्या होता है। जब हम लोग BH कर्व को अच्छे से समझेंगे तब लोगों को मैग्नेटाइजिंग कर्व समझ में आएगा, ठीक है। जो हमारा मैग्नेटाइजिंग कर्व, उसको कैसा मान के चलते हैं, लीनियर। कैसा मान के चलते हैं, लीनियर। इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। आइडियल में भी हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटाइजिंग कर्व को लीनियर मान के चलते हैं, और जो हम लोग प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं उसमें भी हम लोग क्या मान के चलते हैं, लीनियर मान के चलते हैं कर्व को, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने सेटअप पूरा बैठा लिया, यानी ये कोर ले ली आइडियली, उस पर क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर बाइंडिंग को लपेट दिया, ठीक है। और यहाँ पर एक V1 वोल्टेज लगा दिया, और यहाँ पर पोलैरिटी दे दी, और उसमें एक करंट फ्लो हो गई I5। अभी करंट नहीं फ्लो हुई है, यानी कि अभी हम लोगों ने क्या किया, इसको कनेक्शन को जोड़ा नहीं है, अभी करंट नहीं फ्लो हुई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक सप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब जैसे ही वोल्टेज लगाएंगे, क्लोज पाथ मिलेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक करंट I5 प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटाइजिंग करंट हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये जो मैग्नेटाइजिंग करंट प्रोड्यूस होगी, यानी कि हमारे पास जो ये कॉइल है ये कैसी होगी, इनर्जाइज्ड हो गई, ठीक है। यानी इसमें हमारे पास क्या आ गई, पावर आ गई। अब ये जो इनर्जाइज्ड हमारे पास जो हुई है, ये कैसी हुई है, साइनोसॉइडल हुई है। कैसी हुई है, साइनोसॉइडल। अब ये साइनोसॉइडल क्यों हुई, क्योंकि ये हमारे पास जो सप्लाई वोल्टेज लगा था, ये हमारे पास कैसा लगा था, साइनोसॉइडल लगा था। इसी वजह से हमारे पास क्या हुआ कि जो करंट भी होगी ये हमारे पास कैसी होगी, साइनोसॉइडल हो जाएगी। यानी अभी ये साइनोसॉइडल हो गई। अब इसका देखिए ऑपरेशन, अब यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, ऑपरेशन स्टार्ट हो गया कि अब ये हमारा रिएक्टर जो लगा हुआ, कॉइल लगी हुई है, हमारे वर्क कैसे करेगी। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने वोल्टेज दे दिया V1, ठीक है। सप्लाई यहाँ पे से कनेक्ट कर दी। अब क्या हुआ, ये इसको हम लोग क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। जब वोल्टेज को इंक्रीज़ करोगे, तो जैसे ही वोल्टेज हमारा इंक्रीज़ होगा, तो उसके कारण क्या होगा, हमारे पास एक मैग्नेटाइजिंग करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। मैग्नेटाइजिंग करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, या फिर क्या हो जाएगी, फ्लो हो जाएगी। V1 इंक्रीज़ करेंगे, फ्लो होगी, क्या होगी, मैग्नेटाइजिंग करंट हमारे पास फ्लो हो जाएगी। किस में फ्लो होगी, कॉइल में। किस में फ्लो होगी, कॉइल में हमारे पास मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लो होने लगेगी। अब ये मैग्नेटाइजिंग करंट हमारे पास क्या करेगी, ये क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी, क्या करेगी, प्रोड्यूस फ्लक्स करेगी, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अब ये हमारे पास जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, ये हमारे पास जो फ्लक्स होगा, ये कैसा होगा, टाइम विद करंट होगा। कितना होगा, टाइम फेज विद करंट। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, ये टाइम यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया, जैसे हमारे पास ये हमारे पास क्या है,
करंट आ गई, जो हम लोगों ने क्या की थी, मैग्नेटाइजिंग करंट I5। जब ये कह रहे हैं टाइम विद फ्लक्स है, तो यानी कि इसको ही रिपीट करेगा हमारा फ्लक्स भी। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी इंस्टेंट पर सपोज़ हमारे यहाँ पर अगर हमारे पास जो फ्लक्स है वो हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, वो सॉरी मैग्नेटाइजिंग करंट अगर हमारी पॉजिटिव है तो हमारा फ्लक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर किसी भी इंस्टेंट पे हमारे पास मैग्नेटाइजिंग जो हमारे पास करंट है वो निगेटिव है, तो हमारे पास फ्लक्स भी कैसा होगा, निगेटिव इन नेचर होगा। ठीक है, यानी कि सेम उसको क्या करेगा, फॉलो करेगा, यानी सेम विद इन सेम फेज, यानी कि दोनों हमारे पास मैग्नेटाइजिंग करंट और फ्लक्स हमारे कैसे हैं, टाइम के साथ सेम फेज में है। ठीक है, यहाँ तक बात हमारी क्लियर हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया हम लोगों को कि वोल्टेज हम लोगों ने लिया, इसको इंक्रीज़ किया, इसकी वजह से हमारे क्या हुआ, मैग्नेटाइजिंग करंट आई। मैग्नेटाइजिंग करंट आने कॉइल में हमारे पास करंट फ्लो हुई। कॉइल जो कि हमारे पास क्या है, n नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल है, जिसमें हमारे पास क्या हुआ, करंट फ्लो हुई। उसकी वजह से हमारे पास क्या हुआ, एक फ्लक्स आया, जो कि हमारा क्या था, मैग्नेटाइजिंग करंट के साथ सेम फेज में था। ठीक है, और ये हमारे पास साइनोसॉइडल क्यों था, क्योंकि हमारे पास जो V1 वोल्टेज था ये हमारा कैसा है, साइनोसॉइडल इन नेचर, क्योंकि हमारे पास जो सप्लाई है वो साइनोसॉइडल लगी हुई है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं, इसमें लगाते हैं KVL। अब इसमें हम लोग लगाते हैं KVL। अब जब KVL लगाएंगे, अब देखो हमारे पास 2-3 चीज़ें यहाँ पर और निकल के आएंगी। इसको अच्छे से समझ लिया तो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जब हमारे पास ये फ्लो होगा तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगा E1। अब ये नया वोल्टेज आ गया, ये क्या चीज़ है, इसको पहले हम लोग समझते हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये होगी। अब जो E1 है, इसको पता हम लोग क्या बोलेंगे, जो E1 वोल्टेज है इसको हम लोग बोलेंगे वोल्टेज ड्रॉप। यहाँ पर लिख देते हैं, जो E1 वोल्टेज आया इसको क्या बोलेंगे, वोल्टेज ड्रॉप। अब क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप कैसे आ गया। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हमारा इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कॉइल, यानी कि इस कॉइल में जो हमारे पास करंट फ्लो हुई है इसकी वजह से हमारे पास क्या आ गया, वोल्टेज ड्रॉप आ गया, जिसको हम लोगों ने बोला E1। यानी कि E1 वोल्टेज हमारे पास किस लिए आया, क्योंकि हमारे पास क्या हुआ, कॉइल में वोल्टेज का ड्रॉप हुआ। ड्रॉप क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत मान के हम लोग चल देते हैं इसको, थोड़ा E1 वोल्टेज हम लोगों ने मान के चल लिया है। वैसे आइडियली में ये हमारा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग फेजर बनाने जा रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं नो लोड पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, E1 वोल्टेज भी आ गया, जिसको हम लोग यहाँ पर 2 टर्मिनल दे देते हैं, एक A ले लेते हैं, एक B ले लेते हैं, ताकि आगे हम लोग अभी इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या लगा रहे हैं, KVL लगा रहे हैं। KVL कैसे लगाएंगे ये देखेंगे। अब देखिए, इसमें हमारे पास सप्लाई वोल्टेज है, इसको लिखा -V1। जैसे भी आप KVL लगाते हो वैसे KVL लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं एंटरिंग करंट को नेगेटिव लेते हैं, कुछ लोग होते हैं एंटरिंग करंट को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर एंटरिंग करंट को क्या लिया, नेगेटिव लिया है, तो -V1 यहाँ पे जाएंगे, फिर हमारे पास क्या पड़ेगा, प्लस E1 = 0। यहाँ तक हम लोगों को KVL लगा दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V1 - E1 = 0। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बता ही चुके थे, E1 हमारे पास क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। क्यों आया, क्योंकि हमारे पास करंट फ्लो हुई थी कॉइल में। ठीक है, अब यहाँ पर जब हमारे पास ये आ गया तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, E1 = EAB, वहाँ पे हम लोगों ने साइन मेंशन किया था, = LdI/dt। अब ये हम लोगों ने कैसे लिख दिया, इसको मानते हैं इक्वेशन 1, क्योंकि हमारे पास जो फ्लक्स हो रहा है वो टाइम के जो हमारे पास मैग्नेटाइजिंग करंट है वो जो हमारे पास फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है। फ्लक्स के साथ हमारे पास क्या है, मैग्नेटाइजिंग करंट है, यानी कि सेम है, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। तो हमारे पास मैग्नेटाइजिंग करंट भी टाइम के साथ हमारे पास चेंज हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ Ld/dt। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यानी कि जो हमारे पास मैग्नेटाइजिंग करंट थी ये हमारे पास किसके अकॉर्डिंग आ गई, AB। अब ये AB करंट क्या आ गई, ये तो हम लोगों ने I5 करंट मान ली थी। इस कॉइल में भी तो हमारे पास कोई करंट हमारे पास फ्लो हो रही होगी, A टर्मिनल B टर्मिनल, तो उसको हम लोगों ने क्या मान लिया, IAB करंट मान लिया। ठीक है,
यानी कॉइल में हमारे पास करंट सेम है, यानी कि हम लोगों ने जो मैग्नेटाइजिंग करंट मानी वो हम लोगों ने सेम एक और मान ली कि अंदर हमारे पास एक करंट फ्लो हो रही, ठीक है, यानी कि हम लोगों ने मेंशन कर दिया। अब हम लोग देखते हैं ये हमारे पास निकल के आ गया। तो अब ये वाली वैल्यूज़ हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में हम लोग पुटअप करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, B1 इक्वल टू E1 इक्वल टू L di/y dt इक्वल टू EAB। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ और देखिए, जो हमारे पास I5 है ये कैसी है, नेचर साइनोसॉइडल है। ये साइनोसॉइडल क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो अप्लाई वोल्टेज है, अप्लाई वोल्टेज है वो हमारा कैसा है, साइनोसॉइडल। ये चीज़ पहले हम लोग बता चुके हैं, ठीक है, साइनोसॉइडल है। अब क्या हुआ, यहाँ पर I5 को हम लोग लिख सकते हैं I5 इक्वल टू I5 मैक्स साइन ओमेगा टी। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, एसी नेचर की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, I5 इक्वल टू, यानी ये I5 इक्वल टू √2I5m साइन ओमेगा टी। अब ये √2 कहाँ से आ गया, इसको देखते हैं। √2 हमारे पास इसलिए आ गया क्योंकि अगर हम लोग RMS से एवरेज में जाते हैं तो क्या करते हैं, 1/√2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज़ याद रखिए। यानी हम लोगों ने क्या किया, ये I5 ये हमारी कैसी है, RMS वैल्यू है, कैसी है, RMS वैल्यू है। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब बस हमारा फेजर डायग्राम बनने वाला है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। हम लोग क्या करेंगे, जो ये I5 हमारे पास आया है इसको क्या करेंगे, इस जगह पे पुट कर देंगे। आइए अब इस जगह पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इसको देखते हैं। जब हम लोगों ने I5 ली, इसकी जगह पे पुट किया तो हम लोगों को मिलेगा V1 इक्वल टू E1, V1 इक्वल टू E1 इक्वल टू L डी। इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, EAB के बराबर है। यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे। जब यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, B1 इक्वल टू E1 इक्वल टू, अब ये क्या मिलेगा हम लोगों को, डिफ्रेंशिएट होने के बाद कॉस के फॉर्म में मिलेगा, √2 ओमेगा L I5m कॉस ओमेगा टी। यानी इसको हम लोग और अच्छे से लिख लें तो ऐसे लिख लेंगे, √2 ओमेगा L I5m साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ये हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें देखना चाह रहे हैं। क्या चीज़ें देखना चाह रहे हैं, इसको देखिए। अगर हम लोग इस वाली, अगर हम लोग इक्वेशन को कंपैरिजन करेंगे वोल्टेज की और फ्लक्स के, तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ ये पाएंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास एक्स्ट्रा π/2 आ रहा है, ये π/2 इच मीन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का हमारे पास क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। यानी कि ये जो I5 करंट और वोल्टेज के बीच में हमारे पास क्या आ रहा है, 90 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। यानी हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर जो I5 है, लैग द वोल्टेज, जो कि हमारा क्या था, ड्रॉप आ रहा था E1/90 डिग्री। यानी कि जो हमारे पास जो फ्लक्स है, इसमें हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोगों ने क्यों किया, यानी कि हमारे पास जो फ्लक्स था फाई था और जो हमारे पास वोल्टेज इंड्यूस हो रहा था E1, ठीक है, कॉइल के अंदर, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस आया, हमारे पास 90 डिग्री का डिफरेंस आया आइडियली केस में, ठीक है, 90 डिग्री का हमारे पास क्या आया, डिफरेंस आया। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, फेजर डायग्राम प्लॉट कर लेते हैं। देखिए फेजर डायग्राम को कैसे बनाएंगे। फेजर डायग्राम सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, यानी हमारे पास ये क्या होगी, I5 करंट होगी, I5 करंट होगी। I5 के बाद हमारे पास क्या करा था, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, वोल्टेज क्या करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा। यहाँ पे क्या आ रहा, सॉरी I5 वोल्टेज हमारा लीड, इसमें क्या I5 लैग कर रहा था, यानी वोल्टेज हमारा क्या करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, वोल्टेज आ गया। कितना कर दिया उसने, 90 डिग्री। ये हमारा क्या क्या हो गया, V1 वोल्टेज, या फिर इसको बोलिए E1 वोल्टेज, ठीक है, या फिर V = I phi × ओमेगा L, यही तो बोलेंगे इसको। तो ये हमारे पास बन के आ गया। ये हमारा क्या था, वोल्टेज ड्रॉप। बट ये जो हमारा निकल के आया था, ये कैसे निकल के आया था, EAB वोल्टेज जब हमारा कैसा आ रहा था, EAB आ रहा था। इट्स मीन हमारे पास क्या आ रहा था, वोल्टेज में ड्रॉप आ रहा था। वोल्टेज में क्या आ रहा था, ड्रॉप आ रहा था, तब हमारा ये फेजर बन के आया था। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये आ जाए, अगर हमारे पास दूसरे केस में कह दे वोल्टेज राइज कर जाए, तब हमारे पास फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, इसको देख लेते हैं। तो सिंपल है, बस चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, I phi करंट हो गई। हमारे पास वोल्टेज राइज कर जाएगा तो हमारे पास किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक है। E तो इसको क्या लिखेंगे, VA, क्योंकि माइनस चार्ज हमारा चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा फैराडेज लॉ, उसके बाद आ जाएगा माइनस साइन की वजह से आ जाएगा हमारे पास लेंस लॉ, उसको अच्छे से समझेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, EVA, ये भी हमारे पास कितना हो गया, 90 डिग्री। आई थिंक यहाँ तक आप लोग पिक्चर समझ चुके होंगे। अब क्या करें, दोनों को एक ही साथ बना देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये हो गया हमारे पास I phi, यहाँ का वोल्टेज हो गया हमारे पास EAB, जो कि हम लोग क्या बोल रहे थे, E1 वोल्टेज। यहाँ का वोल्टेज हो गया था EVA, जो कि हम लोग बोलेंगे -EAB वोल्टेज। यहाँ तक बात क्लियर हो गई सारी, ठीक है। जिसको हम लोग कोई बुक में बोल देते हैं कैपिटल E1 वोल्टेज, इसको बोल देते हैं -E1 वोल्टेज, ठीक है। अगर इसको बोलना चाहे तो प्लस का E2 वोल्टेज, ठीक है। ये आएगा नहीं क्योंकि हमारे पास क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज है, ठीक है। यहीं तक आप लोग करें। तो ये हमारा हो गया नो लोड के लिए फेजर डायग्राम। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे हमारे पास ट्रांसफार्मर आया। ट्रांसफार्मर के बाद हमारे पास इसमें कैसे हम लोगों ने EMF इक्वेशन लगा के इसका फेजर बनाया। आगे इसके बाद आएगा हमारे पास EMF इक्वेशन वगैरह आएगी, उसको भी देखेंगे, ठीक है। थोड़ा बेसिक देख रहे थे, इसी वजह से थोड़ा इसमें टाइम लगना, वरना हम लोग आगे क्या करेंगे, सिंपल जो हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको हम लोग लेके चलेंगे और आराम से हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे। थ्योरी उतनी ही पढ़ेंगे जितनी हमारे पास एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। फेजर इसलिए बता रहे थे क्योंकि फेजर अगर आ गया तो हम लोग आगे बहुत कुछ कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाता है फैराडेज लॉ। अब ये फैराडेज लॉ होता क्या है, इसी पे ही पूरी हमारी इलेक्ट्रिसिटी टिकी हुई है, या फिर मशीन हमारी इसी की वजह से चलती है, ठीक है। तो फैराडेज लॉ हमारा ये कहता है, इसको लिख लीजिए, द EMF इंड्यूस इन ए कॉइल, द EMF इंड्यूस्ड इन ए कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू, यानी कि हमारे पास जो EMF इंड्यूस हुआ है ये हमारे पास प्रोपोर्शनल किसका होता है, नंबर ऑफ टर्न्स लिंकिंग द फ्लक्स एज वेल एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ द लिंकिंग फ्लक्स। यानी कि मतलब सिंपल ये कह रहा है d∅dt, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास फ्लक्स आएगा वो हमारे पास क्या होगा, L d∅dt, ठीक है। या इसको ऐसे लिखना चाहें तो आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स लिंकिंग द फ्लक्स as well as the time rate of change of the linking flux, ठीक है। यानी कि जो हमारा इंड्यूस और EMF हो रहा है वो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टर्न्स लिंकिंग द फ्लक्स, यानी कि जो हमारे पास टर्न है, जो फ्लक्स जिससे हमारा लिंक हो रहा है, और उसके साथ जो हमारे पास जो टाइम चेंज हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फैराडेज लॉ। यानी अगर सिंपल हम लोग जो भी पढ़ के आ रहे हैं वो उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, = -n d∅dt, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसको हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं।
ट्रांसफार्मर में कैसे लिखते हैं जो भी हम लोग पढ़ के आ रहे थे। एक होता है हमारे पास ई ए बी इक्वल टू, हम लोगों ने पढ़ा था E1 इक्वल टू प्लस एन डी फाई बाई डी टी, एंड दूसरा हम लोगों ने देखा था ई वी ए इक्वल टू माइनस E1 इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। मेन प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पर आती है क्योंकि ये वाला जो हमारे पास पहला वाला है इसमें हमारे पास क्या है, ये साइन हमारे पास कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव साइन हमारा आ गया तो यानी यह क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पर कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, यानी यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। क्या हो रहा है, वोल्टेज हो रहा है, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लीजिए, वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ क्या है, वोल्टेज राइज, ठीक। अब ये जो यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन आ गया है, अब ये कैसे आ गया, बड़ा यहाँ पर हमारे पास परेशानी क्रिएट होगी कि इसमें तो दो चीज़ें हो रही है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज राइज हो रहा है, ऐसा कैसे हो जा रहा है ये। तो इसको समझने के लिए हमारे पास क्या है, लेंस लॉ। उन्होंने बताया कि ये जो हमारा माइनस साइन है, ये हमारा माइनस साइन यहाँ पर हमारे कैसे आ जा रहा है, इसको उन्होंने सेटिस्फाई किया, क्योंकि हमारे पास हर चीज़ का एक निवारण होना चाहिए ना। तो उन्होंने क्या किया, इसको सेटिस्फाई किया। तो उन्होंने क्या सेटिस्फाई किया, पहले हम लोग इसको समझते हैं। उन्होंने ये सेटिस्फाई किया कि हमारे पास जब EMF इंड्यूस होगा, क्या होगा, जब हमारे पास जो EMF होगा वो हमारे पास क्या होगा, इंड्यूस होगा। EMF इंड्यूस कैसे होगा, EMF हमारे पास इंड्यूस होगा। तो उन्होंने देखा ठीक है, EMF हमारे पास इंड्यूस हुआ। अब ये कैसे इंड्यूस हुआ, क्योंकि हमारा क्या हुआ, फ्लक्स क्या हुआ, चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ। अब ये हमारे पास फ्लक्स आया कहाँ से, अब ये हमारे पास फ्लक्स आया कहाँ से, क्योंकि हमारे पास क्या थी, करंट थी। इतना ही तो फिनोमिना हुआ था हमारे पास, इंड्यूस EMF हुआ। इंड्यूस EMF कैसे आया था, क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ था। फ्लक्स हमारे पास कैसे चेंज हुआ था, क्योंकि हमारे फ्लक्स कैसे आया था हमारे पास, क्योंकि हमारे पास करंट आई थी। अब क्या हो रहा था, ये जो माइनस साइन हमारे पास आ रहा था, जो हमारे पास ये जो करंट हमारे पास चेंज हुई थी, ये क्या कर रही थी, इस फ्लक्स का क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी। ध्यान से देखिए, ये फ्लक्स चेंजिंग का क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी। तो जो ये अपोज कर रही थी उसी वजह से हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस साइन आ गया। यानी लेंस लॉ ने हमारे पास यही कहा था कि जिस कारण से हमारे पास इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा, जिस कारण से, कारण क्या था, फ्लक्स चेंज होने का कारण था, ठीक है। यानी जिस कारण से हमारे पास इंड्यूस EMF चेंज होगा, यानी कि फ्लक्स चेंज होगा, तो हमारे पास जिस कारण से हमारे पास फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, उस कारण का क्या करेगी, अपोज करेगी। अब किस कारण से हमारे पास इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो रहा था, फ्लक्स चेंज करने से। अब फ्लक्स चेंज हो रहा था, यानी इसका अपोज करने वाला कोई होना चाहिए। इसका कौन अपोज करेगा, जिस करंट से हमारे पास फ्लक्स बना था, वही करंट हमारे पास क्या कर रही है, उसी फ्लक्स का अपोज कर रही है। ये हमारे पास लेंस लॉ ने ये चीज़ बोला था। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि लेंस लॉ हमारे पास क्या होता है, ठीक है। लेंस लॉ हमारे पास ये होता है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है लेंस लॉ का, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसकी EMF इक्वेशन क्या होती है, EMF इक्वेशन देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ये नो लोड पे और लोड पे, यानी कि प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का क्या देखेंगे, फेजर देखेंगे। क्योंकि अगर फेजर हम लोगों को अच्छे से अगर समझ में आ गया तो हम लोग बहुत कुछ क्वेश्चन को आसानी से हम लोगों को कर सकते हैं और समझने में हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब एक सवाल ये हो रहा होगा कि अभी तक और जो हम लोग प्रैक्टिकल लेंगे उसमें क्या डिफरेंस आ रहा था। जो हम लोग प्रैक्टिकली लेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉसेस लेके चलेंगे। अब कहेंगे किस टाइप के लॉसेस लेके चलेंगे, जो हमारे पास जो बाइंडिंग्स थी, ठीक है, उसके लॉसेस लेके चलेंगे, रिएक्टेंस वगैरह आ जाएगा, ये सब हम लोग लॉसेस को कंसीडर करते हुए चलेंगे, ठीक है। और नो लोड पे भी करेंगे, फिर लोड पे हमारे पास क्या होगा, दो चीज़ें आ जाएंगी,
एक और आ जाएगा E2 वोल्टेज आ जाएगा, क्योंकि सेकेंडरी साइड का भी आ जाएगा। इधर हमारे पास क्या चल रहा था, प्राइमरी साइड का चल रहा था, तो इधर के भी लॉसेस हमारे पास कंसीडर किए जाएंगे, फिर इधर के भी लॉसेस हमारे पास कंसीडर किए जाएंगे। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए पहले इसका फेजर बना के देखेंगे, फिर इसका फेजर बना के देखेंगे कि हमारे पास क्या डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।